हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज विद रिगार्ड्स टू आपके जो ब्लड रिलेशन होते हैं। अब देखिए, जो टॉपिक है ना, ये है थोड़ा इजी, पर अक्सर स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आ सकती है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको कैसे इनको सॉल्व करना है अगर वो नहीं पता। तो आज के सेशन के अंदर पहले हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ बैकग्राउंड देखेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। एंड अगर आपने 10-15 मिनट के इसका थ्योरी समझ लिया कि कैसे हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर जितने भी क्वेश्चन उसके बाद है ना, वो सारे आपको बहुत 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 आसान लगेंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। बस स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट अप्रोच समझ जाना, रिश्ते कैसे होते हैं उनको समझ जाना, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन टॉपिक है, अक्सर कई बार स्टूडेंट्स को समझने में इसलिए भी दिक्कत आती है क्योंकि ना उनको ये समझ नहीं आता कि यार मेरे मम्मी के भैया क्या लगे, है ना। तो अगर आप ऑलरेडी अपने लाइफ के अंदर अपने रिश्तों को अच्छे से निभाना जानते हो, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी आसान लगेगा, राइट। पर ठीक है, नहीं भी है, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि हमें इमेजिन करना बड़ा मुश्किल लगता है। जैसे कई बार स्टेटमेंट होती है ना कि मेरी वाइफ का भाई। अब लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते क्योंकि उनकी वाइफ नहीं होती या उनका हस्बैंड नहीं होता अभी तक, जनरली जो आप लोग होंगे, पर आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेट भी कर सकते हो, राइट। तो चिंता की बात नहीं है, मैं सारे बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, मेरी कोशिश यही रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। एक ना, आज का जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी पजल के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सभी लोग उस पजल को एक बार पढ़ोगे, वीडियो पॉज करोगे, फिर कमेंट्स में मुझे बताओगे कि आपका जवाब क्या निकला, ठीक है। तो पजल आपके सामने कुछ ये रही, पढ़ो एक बार। अ फादर एंड अ सन वर इन अ कार एक्सीडेंट वेयर द फादर was killed. The ambulance brought the son to the hospital. He needed immediate surgery. In the operating room, a doctor came in and looked at the little boy and said, I can't operate on him as he is my son. Who is the doctor? हाँ जी, पढ़ो पढ़ो, सोचो। अब ज्यादातर लोग यहाँ पे सोचेंगे कि सर, इसका तो आंसर ही नहीं निकल सकता कि उसके पिताजी की तो डेथ हो गई है, यहाँ पे लिखा है हिज फादर वाज किल्ड। फिर ये डॉक्टर कौन है ये ओटी के अंदर? एक्चुअली ना, हम जनरली ना एक डॉक्टर को इमेजिन करते हैं, तो पता क्या इमेजिन करते हैं हम? एक मेल पिक्चर दिमाग में आती है, एक पुरुष होंगे, एक मेल होंगे, वो शायद होंगे। पर हम शायद इमेजिन नहीं कर पाते कि एक महिला भी तो हो सकती है। बिल्कुल। तो दरअसल में हु इज द डॉक्टर? ये डॉक्टर और कुछ नहीं, उस लड़के की मदर हैं। समझे इस बात को? आप लोग फादर फादर सोच रहे थे और सोच रहे थे कि शायद उसको तो डेथ हो गई उनकी, तो नहीं, यहाँ पे मदर की बात हो रही है। ये देखो, पजल कराने का मेरा उद्देश्य पता क्या था? कई बार ना ब्लड रिलेशन के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां पर हमारे दिमाग में कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं। किस तरह के? लेट्स से मैं आपको एक पर्सन का नाम बताता हूं। जैसे मान लो आपने एक नाम सुना, लेट्स से अंकिता। अब अंकिता जब ऐसे में आपने दिमाग में नाम सुना, आपको लगेगा यार एक फीमेल का नाम है, तो अंकिता का जेंडर फीमेल होगा। पर ये इमेजिन करना यहां पर गलत हो सकता है। ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस के अंदर ये इमेजिन करना गलत हो सकता है। डू यू गेट माई पॉइंट? जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर वो मेंशन ना करे कि उस पर्सन का जेंडर क्या है, आप रैंडमली अपने मन से उसका जेंडर इमेजिन नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपका आंसर गलत आएगा। और एग्जांपल देता हूं, जैसे सिमरन। अब सिमरन, मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर ये विटनेस किया हुआ है कि सिमरन एक लड़की का नाम भी मैंने देखा हुआ है, ठीक है। आपने सबने डीडीएलजे देखी होगी, जा सिमरन जा। उसी तरह से सिमरन एक लड़के का भी नाम मैंने देखा हुआ है। तो इस तरह से आप अपने मन से कुछ नहीं मानेंगे कि सिमरन अच्छा नाम है तो लड़का ही होगा या लड़की ही होगी, नहीं। जब वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि इस बंदे का ये जेंडर है या इस बंदे का ये जेंडर है, तो अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि अपने मन से कि ये तो लड़कों वाला नाम लग रहा है, इसको हम मेल मान लेते हैं, लड़कियों वाला नाम लग रहा है, इसको फीमेल मान लेते हैं। नहीं, ये चीज आप नहीं करेंगे, पहली बात तो ये, ठीक है। यहां पे क्लैरिटी है? चलो ठीक है, ये बात तो समझ आई। एक, हाँ, एक छोटी सी चीज और, दूसरी चीज जो आप ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो समझना चाहिए ये चीज को, वो ये है कि जब भी वो कभी मेंशन करे कि दो लोगों के बीच में शादी हुई है, तो आप बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेंगे कि जो शादी हो रही है वो एक मेल और फीमेल के बीच में ही हो रही है। अब आप में से कुछ लोगों को मेरी ये स्टेटमेंट लगेगी कि सर क्या बोल रहे हो, आजकल तो बहुत सारी अलग अलग तरह की मैरिजेस आजकल आ रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है, पर देखो, अगर आपको ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो उसमें क्वेश्चंस की स्टेटमेंट हमेशा ऐसे ही आई हैं कि अगर एक मैरिज की बात हो रही है, तो मैरिज इज बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे।
बाकी देखो आपकी जो पर्सनल बिलीफ्स हैं मैं उनकी बहुत कदर करता हूं, बिल्कुल ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब भी वो बात करेगा कि मैरिज हुई है तो आपको मानना पड़ेगा कि एक मेल है एक फीमेल है, तभी क्वेश्चन निकलेंगे। और यूपीएससी के पीवाईक्यूज भी इसी तरह से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये कुछ एजम्पशंस होती हैं जो आपको माननी ही पड़ेंगी, अदरवाइज इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, प्लस साथ ही साथ जो भी इस पर्टिकुलर स्लाइड्स के अंदर मैं मेंशन कर रहा हूं या जो कुछ मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उनको डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर PW। यहाँ पर आपको मेरे सारे PDFs, आपके जो स्लाइड्स मैं आपको दे रहा हूँ वो सारी प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे अप्रोच करेंगे। या ठीक है, या एक काम करते हैं आगे ही चलते हैं सीधा। देखो यहां पर ना इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अलग अलग आपको टर्म्स देखने को मिलेंगी। इन टर्म्स को डिपिक्ट करने के लिए ना हम एक ट्री का यूज करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। एंड क्योंकि ना देखो स्टेटमेंट्स के अंदर मेल फीमेल सिबलिंग्स मैरिज जनरेशन इस तरह के वर्ड्स बार बार आएंगे, तो हमें ना एक इनका शॉर्टकट बना लेना चाहिए कि कैसे हम उसको एक पिक्चर के अंदर डिपिक्ट करेंगे। तो मेरे कुछ खुद के शॉर्टकट्स हैं, आप अपने तरह एंड पे बना सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट समझाने के लिए जो मेरे शॉर्टकट्स हैं मैं आपको वही समझाऊंगा। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि वैभव इज अ मेल, ये ध्यान से समझते रहना, ये 10 मिनट समझ जाओगे ना फिर ट्रस्ट मी कोई भी क्वेश्चन आपका कभी ब्लड रिलेशनशिप का गलत नहीं होगा, बस 10 मिनट समझ लो। क्या लिखा मैंने, वैभव इज अ मेल। अगर जब मैं ये लिखता हूं ना तो मैं ऐसे डिपिक्ट करूंगा, मैं इसको वी लिख दूंगा और इस तरह से मैंने इसके बाहर एक स्क्वायर मार्क कर दिया। जैसे मैं किसी भी लेटर किसी भी पर्सन के अक्रॉस ऐसे स्क्वायर मार्क करूंगा तो इसका मतलब सिंपल सा होगा कि बंदा वो क्या है, वो मेल है। क्लियर है ये बात? ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो मुझे कोई फीमेल को डिपिक्ट करना है, जैसे मान लो मैंने बोला कि प्रिया इज अ फीमेल, तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? इस क्वेश्चन को डिपिक्ट करने के लिए मेरा तरीका ये होगा कि मैं इसे P लिख दिया प्रिया के लिए एंड इसके बाहर मैं सर्कल मार्क कर दूंगा। इससे मुझे अपने आप आइडिया लग जाएगा कि प्रिया एक फीमेल है, यानी कि अगर मेल डिपिक्ट करूंगा तो एक स्क्वायर, फीमेल डिपिक्ट करना होगा तो मैं सर्कल से कर दूंगा। ठीक है। फिर अगर मान लो मेरे पास सिबलिंग्स आते हैं, सिबलिंग्स होते हैं जैसे भाई 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 बहन 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 इस तरह से। ठीक है, तो उनको ना मैं एक सिंपल लाइन से डोनेट करूंगा, सिंपल लाइन। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि वैभव एंड प्रिया आर सिबलिंग्स, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां पे V लिख दूंगा, यहां पे P लिख दूंगा और उन दोनों के बीच में एक लाइन आ जाएगी। ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट सिर्फ इतनी थी, वैभव एंड प्रिया आर सिबलिंग्स, तो मैंने बस V और P के बीच में एक लाइन डोनेट कर दी। अब मैंने यहां पे ये नहीं लिखा कि वैभव मेल है प्रिया फीमेल है, नहीं। अगर वो मुझे बोल देता कि वैभव मेल एंड प्रिया फीमेल आर सिबलिंग्स, तो मैं क्या कर दूंगा, वैभव के अराउंड स्क्वायर, प्रिया के अराउंड ऐसे सर्कल, बस। ये अगर सिंपल लिखा है वैभव एंड प्रिया आर फीमेल, आप अपने हिसाब से जेंडर अज्यूम नहीं करेंगे, मैं बार बार इस चीज को मेंशन कर रहा हूं। ठीक है। उसी तरह से मान लो मैरिज की बात आ जाए, जैसे मैंने बोल दिया कि लेट्स से वैभव एंड चारू आर मैरिड, तो इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं एक कर्व्ड लाइन से, ये लिखा V, ये लिखा C। जब भी ऐसे कर्व्ड लाइन आ जाएगी इसका मतलब है इनकी आपस में शादी हुई है। और अगर वो मुझे मेंशन कर देगा कि वैभव मेल एंड चारू फीमेल आर मैरिड, तो मैं साथ में ही स्क्वायर इसके राउंड एंड सर्कल इसके राउंड, क्योंकि वो मेल है वो फीमेल है। इस तरह से आप मेल फीमेल सिबलिंग्स एंड आपका मैरिड का इस तरह से आप डोनेट कर सकते हो। अगर ये डिपिक्शन क्लियर है तो उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व बड़े आराम से हो जाएंगे। फिर एक चीज होती है फैमिली ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली ट्री? मैं आपको ना एक एग्जांपल से ही समझाता हूं कि फैमिली ट्री कैसे हम डोनेट करेंगे, कुछ एग्जांपल्स से बताता हूं। चलो ठीक है, जैसे समझना इस बात को, लेट्स से मैंने यही बोला कि वैभव एंड चारू आर मैरिड। अब समझते रहना और बनाते रहना और बताना कि समझ आया नहीं। मैंने बोला वैभव एंड चारू आर मैरिड, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, ये रहा V, ये लिख दिया। इसका मतलब क्या है, वैभव एंड चारू आर मैरिड। ठीक है, ये बीच में कर्व्ड लाइन है मेरी। फिर मैं आगे आपको मेंशन करता हूं एक स्टेटमेंट कि वैभव इज अ मेल, तो मैंने इसको ऐसे मार्क कर दिया और फिर मुझे उसने बोला अगली लाइन में कि चारू इज अ फीमेल। चलो ठीक है। फिर वो आपसे बोलता है कि अंकित इज द सन ऑफ वैभव,
क्या है अगली लाइन? अंकित इज द सन ऑफ वैभव। तो कैसे डोनेट करूंगा? मैं यहां पे मेंशन करूंगा अंकित और इस तरह से लाइन डोनेट करूंगा और ये बन जाएगा आपका अंकित। अंकित था, अंकित सन है मतलब लड़का है, लड़का है तो मैंने स्क्वायर मार्क कर दिया, और सन था ना तो इसको इस ट्री में मैं नीचे डोनेट करूंगा। अगर मान लो ये है मेरा लेवल 1, लेवल 1 कह लो, जनरेशन 1 कह लो, ये मेरा आ जाएगा लेवल 2, समझे? और अगर मुझे वो बोलता है लेट्स से कि प्रिया इज द डॉटर ऑफ अंकित, क्या बोला? प्रिया इज द डॉटर ऑफ अंकित, तो उसके लिए कैसे बनेगा? प्रिया इज द डॉटर ऑफ अंकित। प्रिया डॉटर लड़की थी तो सर्कल मार्क कर दिया, और ये आ जाएगी आपकी लेवल 3। अब मैं ऐसे इसको क्यों बना रहा हूं? क्योंकि ना प्रिया का रिश्ता अगर वैभव और चारू से पूछे तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि देखो ये 2 लेवल ऊपर है। 2 लेवल ऊपर कौन होता है? जैसे आप हो, आपके ऊपर आपके पिताजी, आपके पिताजी के ऊपर आपके दादाजी। समझ रहे हो इस बात को? तो प्रिया का वैभव से अगर कोई रिश्ता पूछे या प्रिया का कोई चारू से पूछे, इस ट्री से आपको सेकेंड्स के अंदर आंसर मिल जाएगा। डू यू गेट माई पॉइंट? तो इस तरह से क्वेश्चंस के अंदर जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं ना, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना काफी यहां पे आसान हो जाता है। एक ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है? जो सारे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसके माध्यम से आपको सारे ये सब चीजें पता लगती रहेंगी, उससे और भी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती रहेगी। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं फादर साइड वाले रिलेशनशिप्स की, पिताजी वाले जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बोलते हैं हम पैटर्नल रिलेशनशिप्स, एंड ऑन द अदर हैंड जो आपके मम्मी वाले साइड, जो मदर साइड वाले रिलेशनशिप्स होते हैं उनको आप बोलते हो मैटरनल रिलेशनशिप्स, राइट? एक बार ना कुछ रिश्तों को थोड़ा सुलझा लेते हैं, जो भी हमारे उलझे हुए रिश्ते हैं, ठीक है, उनको एक बार सुलझा लेते हैं। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, आप लोग इनको ट्राई करना, ठीक है ना? मैं आपको आंसर्स बताता रहता हूं, आप भी इनको कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने आप को इमेजिन करो, जो भी आपका नाम है, ठीक है ना, जो भी आपका नाम है आप अपने आप को इमेजिन करो। अगर मैं आपसे पूछता हूं आपके फादर या मदर का बेटा, आपका क्या लगा? समझो इस बात को, मैंने बोला आप हो, आपके पिताजी या माताजी का बेटा, या दोनों में से मतलब किसी का भी, लेट से आपके पिताजी का बेटा, कौन हुआ? आप बोलोगे सर मेरे पिताजी का बेटा या तो मैं हुआ या मेरा भाई हुआ, राइट? तो यहां पे मैं अपने आप को ज्यूम नहीं कर रहा, पर उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा हो सकता है मेरा ब्रदर। यानी कि कभी वो स्टेटमेंट के अंदर बात करें ना कि आपके माताजी का बेटा, तो आपको इमेजिन करना होगा कि वो आपका भाई है। अगर आप खुद भी एक मेल हो तो अगर वो लिख देगा मदर्स ओनली सन, अगर मान लो उसने लिख दिया ओनली सन, आपके माताजी का इकलौता बेटा, और अगर आप भी खुद एक मेल हो तो वो आप ही हुए। समझे इस बात को? अदरवाइज आप उसको ब्रदर मान सकते हो। इसी तरह से अगर वो बोलता है आपके पिताजी या फिर आपकी माताजी की जो डॉटर है वो क्या लगी? अरे वो आपकी सिस्टर लगी, इसमें क्या मुश्किल है? ठीक है, वो आपकी सिस्टर हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज ओनली के लिए आप वहां पे भी डाल सकते हो। इसके अलावा आपके फादर या मदर के जो फादर होते हैं, आपके पिताजी के पिताजी, वो आपके ग्रैंडफादर, मदर वाले आपके उनके मैटरनल ग्रैंडफादर बोल सकते हो। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे ग्रैंडफादर। ठीक है, एक बार रिश्तों को समझ लो फिर क्वेश्चंस की तरफ भी चल लेंगे, डोंट वरी। उसके अलावा आपके फादर की मदर, आपके फादर की मदर, आपकी दादी जी, ये हो जाएंगी आपकी ग्रैंड मदर। ठीक है, उसके अलावा आपके फादर का ब्रदर, एक्चुअली ना आपके फादर के ब्रदर या तो आपके चाचा जी ताया जी लगे, मदर के ब्रदर आपके मामा जी लगे। एक्चुअली हम इनको ना अंकल वर्ड से बोल देते हैं, समझ गए इस बात को? जब आपके मामा जी होंगे उनको मैटरनल अंकल बोल देंगे, फादर वाले होंगे उनको पैटर्नल अंकल बोल देंगे, या सिंपली आप अंकल बोल सकते हो। फादर और मदर की जो सिस्टर होती हैं इनको आप आंट वर्ड से यूज कर सकते हो, राइट? कुछ और कुछ रिश्ते देख लेते हैं, जैसे आपके आंट या अंकल का बेटा, जैसे देखो आप हो, लेट्स से अंकल आप चाचा जी मान लो, आपके चाचा जी का जो बेटा हुआ, क्या हुआ आपका? अरे आपका कजन हुआ भाई वो, और कौन हुआ? ठीक है, आप अपने कजन को याद करना ना, वो क्या है? आपके अंकल या आंट का बेटा ही तो है। बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं आपको ये बोलूं अंकल या आंट की डॉटर, इसको क्या बोलते हैं? अंकल या आंट की डॉटर। अरे सर वो भी तो मेरी कजन ही है, ठीक है ना? एक आपके कुछ मेल कजन होंगे, आप कुछ के फीमेल कजन होंगे। तो पहली बात ना आपको यहां से ये समझ आई कि जब भी
क्वेश्चन के अंदर आपको वो बोलता है कि आपकी कजन के बारे में, तो कजन आपकी फीमेल भी हो सकती है और आपका मेल कजन भी हो सकता है। वो स्पेसिफाई करेगा कि इसका जेंडर ये है, तब हम बोलेंगे कि हाँ इसका जेंडर ये था। ठीक है, आगे चलो। ग्रैंड चाइल्ड का चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड समझते हो, जैसे आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी के ग्रैंड चाइल्ड कौन हुए? आप हुए। आपका भी बेटा आपके दादाजी के लिए क्या लगा? वो उसको बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है ना, मैं इसका फैमिली ट्री बना देता हूं। ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड इसको बोलते हैं। मान लो जैसे ये आपके दादाजी यहाँ पे, ठीक है, मान लो एथ है, इसके इनके बेटे आपके पिताजी, फिर आप, फिर आपका भी जो बेटा हुआ ना, वो आपके दादाजी के लिए क्या हुआ? ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। इसके अलावा आपके ब्रदर या सिस्टर का बेटा, ये आपके लिए क्या हुआ? अरे नेफ्यू हुआ। ठीक है, हिंदी में इसको आप दो नामों से जानते हो। एक होता है भतीजा। भतीजा किसको बोलते हैं? आपके भाई का बेटा जो होता है उसको भतीजा बोलते हैं। आपकी बहन का जो बेटा होता है उसको भांजा बोलते हैं, पर इंग्लिश में जो वर्ड होता है उसको नेफ्यू ही बोलते हैं, तो नेफ्यू दोनों तरफ आ जाता है। उसी तरह से सिमिलरली अगर मैं बात करूं ब्रदर या सिस्टर की डॉटर, इसको हम नीस वर्ड के साथ डोनेट करते हैं। ये टर्म्स मैं इसलिए समझा रहा हूं कि क्वेश्चंस के अंदर आ जाएंगे, फिर आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ आखिरी कुछ और टर्म्स, जैसे आपके सन की वाइफ, जैसे मान लो आप हो, ठीक है, आपका बेटा होता है उसकी पत्नी, तो उसको क्या कौन बोलते हैं? उसको बोला जाता है डॉटर इन लॉ। ठीक है, जिसको बहू नहीं बोलते, बहू, ठीक है, सास बहू के जो रिश्ते होते हैं, ठीक है, तो उसको डॉटर इन लॉ बोलते हैं, राइट। तो डॉटर का हस्बैंड, अगर मान लो आपकी डॉटर है कोई, उनका हस्बैंड, जैसे आपके, आप चलो आप अपने आप को इमेजिन नहीं कर पा रहे, अपने पिताजी को इमेजिन करो, आपके पिताजी के हिसाब से जो उनकी डॉटर है, उनके हस्बैंड, ये क्या हुआ सर? सन इन लॉ। ठीक है, इसको ज्वाई करके बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं, पर इनको सन इन लॉ बोलते हैं, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ब्रदर की वाइफ, जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरे भैया हैं, मेरे भैया की जो वाइफ हुई वो मेरी भाभी हुई, ठीक है, उनको बोलते हैं हम सिस्टर इन लॉ। जी सर, ये बात भी समझ आ गई। उसी तरह से हस्बैंड या वाइफ की सिस्टर, ठीक है, मतलब आपके जो भी स्पाउस हो गए ना, उनकी जो सिस्टर होंगी, उसको क्या बोलेंगे सर? उसको भी हम क्या बोलते हैं? उसको भी सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं। ठीक है, समझना इस बात को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं हूं, मान लो एक तो मेरी भाभी है, ठीक है, मतलब मेरे भैया की वाइफ, उनको मैं क्या बोलता हूं? भाभी, तो वो भी क्या हुई? मेरी सिस्टर इन लॉ। उसके अलावा जो मेरी वाइफ की बहन हुई, ठीक है ना, आई थिंक हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक साली बोलते हैं, ठीक है ना, मेरे वाइफ की जो सिस्टर हुई, उनको क्या बोलेंगे? उनको भी मैं सिस्टर इन लॉ ही बोलूंगा। डू यू गेट इट? तो दोनों तरफ, मेरे भैया की वाइफ भी मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी वाइफ की सिस्टर भी, वो भी मेरी सिस्टर इन लॉ। उसी तरह से हस्बैंड का जो ब्रदर होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक लड़की है, तो उसके लिए हस्बैंड के जो ब्रदर होंगे वो क्या होंगे? ब्रदर इन लॉ, जिनको देवर या जेठ नहीं बोला जाता, वो होते हैं आपके ब्रदर इन लॉ। सिमिलरली वाइफ का ब्रदर, दैट इज ऑल्सो ब्रदर इन लॉ। इन अ सिमिलर मैनर सिस्टर के हस्बैंड जो होते हैं, उनको भी हम ब्रदर इन लॉ के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिश्ते थे जो आपको पता होने चाहिए थे। ठीक है, अगर इनकी क्लैरिटी आ चुकी है, अब आप रेडी हो चुके हो किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ठीक है, 15 मिनट बोला था, 18 मिनट हो गए। ठीक है ना, बस इसके बाद अब क्वेश्चन ही हम स्टार्ट करेंगे, राइट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे ये इस तरह के क्वेश्चंस ना, थोड़े बहुत ही पहले बेसिक वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर धीरे धीरे करके एडवांस लेवल। लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर आपको एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन मिलेंगे, पर स्टार्टिंग में थोड़े से इजी क्वेश्चन दिए हैं। अब ये जो स्टार्टिंग वाले कुछ क्वेश्चन है ना, इनमें अगर आप फैमिली ट्री नहीं भी ड्रॉ करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफी ईजी है। ये बिना फैमिली ट्री के भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे हो जाए बिल्कुल बढ़िया। पर आपको मैं फैमिली ट्री भी ड्रॉ करना सिखा दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए अगर मान लो कुछ टफ क्वेश्चन भी आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, रश्मि सेड, he is the son of the only son of my grandfather, how is that boy related to रश्मि? एक तो देखो, आप बिना कुछ पेन पेपर उठाए इसको सॉल्व कर सकते हो, वो तरीका पहले मैं बताता हूं। जैसे रश्मि ने एक लड़के की तरफ देखा और बोला, ये ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब रश्मि को इमेजिन करो, रश्मि ने क्या बोला? मेरे ग्रैंडफादर, तो रश्मि के दादाजी, रश्मि के दादाजी के इकलौते बेटे, रश्मि के दादाजी के इकलौते बेटे, तो रश्मि के क्या हुए? अरे रश्मि के फादर हुए। और रश्मि के फादर का बेटा, रश्मि के फादर का बेटा, तो रश्मि का भाई हुआ।
तो एक्चुअल में वो बॉय किसी और तरह से रिलेटेड नहीं है, वो रश्मि का भाई ही है। चलो सर ऐसे नहीं करना, हमें करना है थ्रू फैमिली ट्री। तो लेट्स से ये रही रश्मि। अब मैं फिर से बता दूं, रश्मि का जेंडर मुझे नहीं पता, यहां लिखा भी नहीं हुआ कहीं पे, पर कोई दिक्कत नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। इसने बोला रश्मि के ग्रैंडफादर, तो ये रहे रश्मि के ग्रैंडफादर। रश्मि के ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे, रश्मि के ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे यानी कि रश्मि के फादर, ठीक है। और वो कह रहा है कि रश्मि के फादर का ओनली, ही इज द सन, तो यानी कि रश्मि के फादर का सन वो क्या हुआ, वो रश्मि का भाई हुआ। तो एक्चुअल में क्या पूछ रहा है कि जो वो ये पर्सन है, ये वाला पर्सन, ये रश्मि के साथ कैसे लिंक्ड है, अरे रश्मि का भाई है वो, गेटिंग इट। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आओ आगे देखो, जैसे इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ अनीशा सेज ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन्स फादर। समझो इस बात को, यहां से स्टार्ट करो, जहां पे ना माई लिखा होता है, माई से स्टार्ट किया करो। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने माई ग्रैंडफादर से स्टार्ट किया, तो यहां पर भी इसको वहीं से स्टार्ट करो। ये कह रहा है कि अनीशा ने क्या कहा, मेरे ओनली सन्स फादर, मेरे बेटे के फादर, मेरे इकलौते बेटे के फादर। अरे अनीशा के इकलौते बेटे के फादर कौन होंगे, अनीशा के हस्बैंड होंगे, या तो अनीशा खुद होगी या अनीशा के हस्बैंड होंगे, ठीक है ना। पर वो चीज यहां पे ओनली सन्स फादर, यहां पे वो आ जाएगा, ठीक है ना, कि यहां पे ये रही लेट्स से अनीशा, ये अनीशा का इकलौता बेटा, इस इकलौते बेटे के जो फादर होंगे वो कहीं ना कहीं रश्मि के साथ इस तरह से लिंक्ड होंगे, गेटिंग इट, ठीक है। एंड साथ ही साथ वो मेंशन क्या कर रहा है, या फिर अनीशा खुद हो सकती है, आई कंप्लीटली एग्री, बिल्कुल। ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली डॉटर इन लॉ, इस वाले पर्सन की ओनली डॉटर इन लॉ। अरे इसका ये सन है, इकलौता बेटा है, इसकी जो वाइफ होगी ना, वही तो क्या होगी, इसकी डॉटर इन लॉ होगी, बिल्कुल। एंड ही इज द ओनली सन, तो इसका जो बेटा होगा, ठीक है, S2। अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि ये जो पर्सन, ये वाला, ये जो पर्सन है, ये अनीशा के साथ कैसे लिंक्ड है, बताओ। ये है अनीशा, ये इसका, ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3, तो क्या होगा वो सर होगा ग्रैंडसन, ठीक है। अगर आपको लेवल्स का ही पता होता ना कि अनीशा से 2 लेवल नीचे है, तो अपने आप वो ग्रैंड वर्ड निकल आता, ठीक है। 1 लेवल नीचे तो सन या डॉटर, 2 लेवल नीचे आता तो ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर। क्लियर हुई है बात, ठीक है। अगर आपको वैसे नहीं करना, आप दिमाग से ही सॉल्व करना चाहते हो, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहां से स्टार्ट करो, ऑफ माई सन्स ओनली सन्स फादर, ओनली सन फादर तो मेरे हस्बैंड या मैं खुद, एंड उनकी इकलौती डॉटर इन लॉ तो हमारी जो बहू हुई, और बहू का बेटा यानी कि पोता हुआ हमारा। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर बन जाएगा। चलो आगे आओ। अब यहां पे ये समझो, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। यहां कह रहा है अंकिता सेड टू हर फ्रेंड, ये देख रहे हो, अंकिता ने अपनी दोस्त को कहा, अंकिता सेड टू हर फ्रेंड। तो अंकिता का ना हमें यहां पे इस वर्ड की वजह से जेंडर मिल गया है कि अंकिता एक फीमेल है। ये आपको हिंट्स कैच करने पड़ेंगे। अंकिता सेड टू हर फ्रेंड लिखा ना, तो अंकिता का फीमेल जेंडर होगा, हर वर्ड आ गया इसलिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि टुडे आई अटेंडेड द पार्टी ऑफ द सन ऑफ द ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर्स मदर। मैंने क्या बोला था, माई से स्टार्ट करो। लेट्स से ये रही आपकी अंकिता, और अंकिता का जेंडर भी हमें सर पता है, अंकिता का जेंडर क्या है, फीमेल, तो मैंने बना दिया सर्कल ऑफ माई मदर, तो अंकिता की ये रही मदर, ठीक है, ऑफ माई मदर्स मदर, मेरी मदर की मदर यानी कि मेरी ग्रैंड मदर, मतलब अंकिता की ग्रैंड मदर, उनका ओनली सन इन लॉ। अब देखो अंकिता की ग्रैंड मदर के लिए सन इन लॉ कौन होगा, इसकी मदर का हस्बैंड, ठीक है, तो ये अंकिता के फादर हो गए, और अंकिता के फादर के जो बेटे थे, ठीक है, टुडे अटेंड द पार्टी ऑफ द सन ऑफ द ओनली सन इन लॉ, तो यानी कि इनके बेटे की इन्होंने यहां पे शादी अटेंड करी है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इन्होंने यहां पे इस वाले रिश्ते की बेटे की यहां पे अटेंड करी है, तो यानी कि ना जिसकी शादी आपका पार्टी अटेंड करी है वो एस यहां पर आएगा। अगर ये बात आपको ठीक है, इस रिश्ते के लिए ये इनका बेटा है और ये है इनकी बेटी, तो दरअसल में इनके बीच में रिश्ता क्या है, ये सिबलिंग्स है, समझ गए। और इसका जेंडर भी हमें पता है, ये है जेंडर, क्या इसका जेंडर, इसका मेल है। तो ये पूछा हुआ है कि अंकिता किसकी पार्टी पे गई, अरे अंकिता अपने भाई की पार्टी पे गई, ठीक है ना। तो जो वो कह रहा है हाउ इज अंकिता रिलेटेड टू द मैन, तो इस बंदे के लिए अंकिता क्या हुई, उसकी बहन हुई,
तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी सिस्टर। ठीक है। और अगर आपने वैसे लॉजिकली देखना था, लॉजिकली आप ऐसे सोच सकते हो, माई मदर्स मदर यानी कि मेरी नानी जी के ओनली सन इन लॉ मेरे पिताजी का बेटा, मेरे पिताजी का बेटा मतलब मेरा भाई, तो भाई और बहन का रिश्ता है, ऐसे भी सोच सकते हो। क्लियर है बात? ठीक है, आगे चलो। अब यहां पर ना ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। यहां पर ना लिखा है अमन इज अ हैंडसम बॉय। मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि अमन का जेंडर यहां पे पता है। अब ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, वीडियो पॉज करोगे और कमेंट्स में मुझे आप इसका आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं, वो मैं सॉल्व कराता हूं। वैभव अटेंडेड अ पार्टी विद हिज वाइफ। अब देखो जैसे उसने ये लाइन लिखी ना, वैभव अटेंडेड अ पार्टी विद हिज वाइफ, यानी कि वैभव का मुझे जेंडर पता है, वैभव इज अ मेल। ठीक है। एट द पार्टी ही मेट अ बॉय। ठीक है। वैभव सेड दिस बॉय इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। मैंने कहा था माई के वर्ड से बात से स्टार्ट करना, तो माई मदर मतलब ये है वैभव की मदर। ठीक है, मदर का ओनली सन, वैभव एक लड़का है, वैभव की मदर का इकलौता बेटा। अरे वैभव ही तो हुआ, और कौन हुआ? ठीक है, दिस बॉय इज द सन ऑफ किसका? वैभव का। तो ये रहा वैभव का सन। अब क्या पूछा है, हाउ इज वैभव रिलेटेड टू दिस बॉय? अरे वैभव इस बंदे का पिता है, तो बड़ा आराम से आंसर आपने कर दिया, सर ये तो फादर है। काफी इजी है, काफी इजी, जस्ट आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर ये बात? बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन पे आओ। अब ये वाला क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं कि एक बार ना आप सब लोग ट्राई करो और मुझे प्लीज कमेंट्स में बताओ। मैं अभी करूंगा इस क्वेश्चन को और मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे इसका आंसर बताओ। चलो ट्राई करते हैं। यहां क्या लिखा है, वैभव इज द ब्रदर ऑफ प्रिया। अब देखो जब भी लिखेंगे ना वैभव इज द ब्रदर ऑफ प्रिया, ऐसे लिखेंगे, पर वैभव इज द ब्रदर, ब्रदर मतलब लड़का, तो वैभव का जेंडर हमें पता है, प्रिया का नहीं पता। अगली लाइन पढ़ो, प्रिया इज द सिस्टर ऑफ अंकित, तो क्या लिखेंगे, प्रिया इज द सिस्टर ऑफ अंकित। अंकित का जेंडर नहीं पता ना ना ना। ठीक है, अभी आगे चलो पढ़ो, फिर कह रहे अंकित इज द फादर ऑफ भानु। अंकित इज द, ओहो, अंकित इज द फादर ऑफ किसका? भानु का। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हाउ इज भानु रिलेटेड टू वैभव। ये बन गया सबका, वैभव इज द ब्रदर ऑफ प्रिया, प्रिया इज द सिस्टर ऑफ अंकित, अंकित इज द फादर ऑफ भानु। अब उसने पूछा है हाउ इज भानु रिलेटेड टू वैभव। वैभव के लिए भानु क्या हुआ, क्या हुआ? आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर वैभव और भानु क्या होंगे, वैभव के लिए भानु नेफ्यू होगा। पर यही आपने ना गड़बड़ कर दी। क्यों सर, ऐसा क्यों गड़बड़ कर दिया हमने? मुझे एक बात बताओ, क्या कहीं पर भी उसने ये लिखा है कि भानु लड़का है? नहीं। हो सकता है ना भानु लड़की हो सकता है, मुझे नहीं पता, या तो भानु लड़का होगा या लड़की होगी, मुझे नहीं पता क्या है। तो एक्चुअल में ना जरूरी नहीं है कि इसका आंसर नेफ्यू हो सकता है भानु उसकी नीस हो वैभव की। डू यू गेट माई पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे जेंडर नहीं ना पता भानु का, तो इसलिए इसका आंसर ए नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वी डू नॉट नो द जेंडर ऑफ भानु। उसने बस लिखा है कि भानु मतलब भानु के पिताजी हैं अंकित, ये लिखा है, पर ये कहीं नहीं लिखा कि भानु का जेंडर क्या है। तो भानु कुड बी एनीथिंग ऑफ वैभव, इट कुड बी इधर नेफ्यू और नीस। तो ऑप्शन ए नहीं इसका आंसर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन ये ट्राई करो। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। नहीं, समझना इस बात को, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, पर आखिरी लाइन बदल गई है। समझना इस बात को। देखो क्वेश्चन बिल्कुल वही है कि वैभव इज द ब्रदर ऑफ प्रिया एंड प्रिया इज द सिस्टर ऑफ अंकित एंड अंकित इज द फादर ऑफ भानु। अब पिछले क्वेश्चन में पता क्या था, पिछले क्वेश्चन में यह पूछा हुआ था कि भानु वैभव के लिए क्या है, इसमें क्या पूछा है, भानु के लिए वैभव क्या है। समझ रहे हो? जैसे मैं आपको बताता हूं एक चीज, जैसे मान लो मैं हूं, मेरा और लेट्स से मेरे लिए जो मेरी वाइफ है वो मेरी वाइफ हुई, पर मेरे वाइफ के लिए मैं क्या हुआ, उसका हस्बैंड। तो किस रिस्पेक्ट में हिसाब से देख रहे हो? पहले आप देख रहे थे वैभव के हिसाब से कि वैभव के लिए भानु क्या हुई, वो नेफ्यू था या नीस था, पर यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भानु के लिए वैभव क्या है। क्या इसका भी आंसर कैनॉट बी डिटरमिन्ड आएगा? नहीं। अरे भानु के लिए वैभव तो अंकल ही है ना हमेशा। भानु का जेंडर चाहे कुछ भी हो, चाहे भानु अगर मेल हुआ तब भी वो वैभव को अंकल ही बोलेगा, अगर भानु फीमेल हुई सर तब भी वैभव को अंकल ही बोलेगी। डू यू गेट द पॉइंट? तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंकल।
पिछले में वो पूछ रहा था कि वैभव के लिए भानु क्या हुई, इस वाले में क्या पूछ रहा है, भानु के लिए वैभव कौन हुआ, वो तो अंकल ही रहेगा। डू यू गेट इट? तो इसमें ना आपको आई होप समझ आ गया होगा कि स्टार्टिंग में मैंने जो आपको चीज बताई थी कि जेंडर को आपको क्यों देखना है, कैसे देखना है, वो समझ आया होगा। एंड दूसरी चीज किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, अगर आप वैभव के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो आंसर कैनॉट बी डिटरमिन्ड है, पर भानु के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आंसर पक्का ही पक्का आपका अंकल आएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे एंड कैसे इसको हम टैकल कर सकते हैं ये भी आपको एक आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कुछ और क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। आओ, जैसे ये क्वेश्चन, हाँ जी अंकित, एक ना प्लीज ना मैं आपको ये भी बोलूंगा यार, प्लीज ना अपने एंड पे भी थोड़ा वीडियो पॉज करके एक बार खुद भी ट्राई करते रहो। ये मत देखो कि सर करा रहे हैं, अच्छा समझ भी आ रहा है, एक बार खुद भी बनाने की कोशिश करो, गलतियां वहीं से पता लगेंगी। यहाँ कह रहे हैं अंकित इज द फादर ऑफ चीनू एंड धर्मेंद्र इज द सन ऑफ सिमरन, श्याम इज ब्रदर ऑफ अंकित, इफ चीनू इज सिस्टर ऑफ धर्मेंद्र। काफी कंफ्यूजन हो गया तो बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं अंकित इज द, एक एक लाइन में आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप बना पाओ मेरे साथ साथ। अंकित इज फादर ऑफ चीनू, चीनू का मुझे नहीं पता तो मैं कुछ नहीं मार्क करूंगा, ना सर्कल ना स्क्वायर, ठीक है। धर्मेंद्र इज सन ऑफ सिमरन, अब मुझे नहीं पता यार धर्मेंद्र कहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, चलो इसको रुक जाते हैं। श्याम इज ब्रदर ऑफ अंकित, तो इसको बना सकता हूं, श्याम इज ब्रदर ऑफ अंकित, तो श्याम क्या हुआ, श्याम हुआ अंकित का भाई, तो मैंने इस तरह से बना दिया। ठीक है, श्याम लिख लेते हैं ताकि सिमरन के साथ कंफ्यूजन ना हो। इफ चीनू इज सिस्टर ऑफ धर्मेंद्र, चीनू क्या है, धर्मेंद्र की सिस्टर, तो चीनू का पहले तो जेंडर पता लग गया, चीनू फीमेल है, क्या है, सिस्टर ऑफ धर्मेंद्र, सिस्टर के लिए क्या, ये रही सिस्टर धर्मेंद्र, धर्मेंद्र का जेंडर मुझे नहीं पता, ओके। पर उसने एक चीज मुझे दे रखी है, धर्मेंद्र इज द सन ऑफ सिमरन, तो पहली बात तो धर्मेंद्र का जेंडर पता लग गया, धर्मेंद्र लड़का है, किसका बेटा है, सिमरन का। पर आप नोटिस करो यहां से तो आ रहा है कि वो अंकित का बेटा है, यहां से तो आ रहा है अंकित का बेटा है धर्मेंद्र, पर यहां पे लिखा है धर्मेंद्र सिमरन का बेटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, धर्मेंद्र अगर अंकित का भी बेटा और सिमरन का भी बेटा है, मतलब अंकित और सिमरन क्या है सर, वो शादीशुदा हैं, तो ये रही सिमरन। अब आपने क्या, इसका जेंडर क्या आएगा, मैंने आपको बोला था ब्लड रिलेशनशिप पे क्वेश्चन करते टाइम आपको जब भी शादी दिखानी है ना, वो मेल और फीमेल के बीच में होनी चाहिए। अंकित तो ऑलरेडी मेल है, तो सिमरन क्या हुई, सिमरन अपने आप फीमेल बन जाएगी। अब उसने हमसे पूछा क्या है, हाउ इज सिमरन रिलेटेड टू श्याम, सिमरन श्याम की क्या लगी बताओ, श्याम ये है, श्याम है अंकित का भाई और अंकित की वाइफ है सिमरन, तो श्याम के लिए क्या हुई सिमरन, अरे सिमरन भाभी लगी उसकी, ठीक है, श्याम के भाई की वाइफ, तो क्या इसका आंसर आएगा, अरे इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टर इन लॉ। इजी क्वेश्चन था, बस लॉजिकली आप इसको सॉल्व करते आपको आंसर मिलता। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ जी, एक ये क्वेश्चन पूछा था 2015 के अंदर, हालांकि ये पूरा ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन नहीं है, बट ठीक है, हमें कहीं ना कहीं तो इसको सॉल्व करना ही था, तो लेट्स इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर कह रहा है अ मैन हैड अ वाइफ, ठीक है, 2 सन्स एंड डॉटर इन हिज फैमिली, एक पर्सन है उसके 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है एक डॉटर है, ठीक है। वो कह रहा है डॉटर्स को फीस्ट के लिए इनवाइट किया गया था और जो मेल मेंबर्स हैं वो सारे पिकनिक में गए हैं, तो नोटिस करो पिकनिक में कौन कौन गया है, ये बंदा खुद, ये खुद भी तो मेल है, और उसके दोनों सन्स, ये गए हैं पिकनिक के ऊपर, डॉटर्स गई हैं कहां पे, फीस्ट के ऊपर, और साथ साथ एक चीज और बात कर रखी है कि मैन के जो फादर है वो काम से नहीं लौटे। चलो ठीक है, अब इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहां पे ब्लड रिलेशनशिप डायरेक्टली नहीं है पर आपको समझ आना चाहिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ओनली द मैन्स वाइफ वाज लेफ्ट एट होम, क्या ये बात सच है, देखो उसने ना स्टेटमेंट्स के अंदर वाइफ के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया कि वो घर पर ही है, घर से बाहर है, घूमने गई है या क्या करने गई है, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जब कुछ मेंशन ही नहीं है हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते, हमें नहीं दे रखा कि वो घर पे है या घर से बाहर है, तो सर्टेनली नहीं कह सकते, हो सकता है हो सकता है ना हो, तो पहला गलत हो जाएगा। बाकी देखो सेकंड वाले पे आते हैं, थर्ड वाले पे देखो वो कह रहा है नन वाज लेफ्ट एट होम, अरे उसकी वाइफ का हमें पता ही नहीं है, हो सकता है हो सकता है ना हो, ये बहुत सर्टेनली कह रहा है कि कोई घर पे रहा ही नहीं, तो ये भी गलत हुआ। आखिरी कह रहा है कि एक से ज्यादा पर्सन पक्का घर पे होगा, नहीं पता, फिर से सर्टेनली नहीं है। अब ऑप्शन बी देखो, इसमें वर्ड यूज किया उसने, क्या, इट इज लाइकली, हो सकता है कि जो पर्सन की वाइफ थी वो घर पे हो। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी वो कह रहे हैं कि पक्का ही पक्का होना चाहिए, पर ऑप्शन बी कह रहा है कि हो सकता है, तो बिल्कुल बाकी सारे ऑप्शन ना सर्टेनली वर्ड की तरफ डोनेट कर रहे थे कि ये होना ही चाहिए, पर ऑप्शन बी कह रहा है कि हो सकता है कि उसकी वाइफ घर पे हो सकता है ना हो।
ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आएगा कि इस तरह से आपको वर्ड्स पकड़ने आने चाहिए कि कहां पर वो सर्टेनली वर्ड यूज कर रहा है, कहां पर वो कह रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो इस वजह से पॉसिबिलिटी ऑप्शन बी की थी, इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 23 की तरफ आओ। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। देखो ये काफी इजी क्वेश्चन है, नथिंग डिफिकल्ट हियर। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। मैं टेलीग्राम पे जो पीडीएफ डालूंगा ना, उसमें इसका आंसर मैं दूंगा, पर मैं चाहता हूं आप लोग खुद सॉल्व करो इसको और नीचे कमेंट से मुझे इसका आंसर बताओ। आओ आगे आओ। ठीक है, ये वाला ट्राई करो। ये देखो एक्चुअल में ना ये ब्लड रिलेशन का ना एक और एप्लीकेशन है आपके ऑर्डरिंग के अंदर। तो ट्राई करते हैं, आ जाओ इसको कि कैसे करेंगे। ठीक है, कह रहा 4 लोग हैं ABCD, ओके, और इसमें 2 मैरिड हैं, 2 मैरिड कपल्स हैं। ठीक है ना, 2 मैरिड कपल हैं, 4 लोग हैं तो 2 मैरिड कपल्स हैं। ठीक है, एक चीज उसने बता रखी है कि बोथ द वुमेन आर शॉर्टर देन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड। अपने हस्बैंड से जो वाइफ है वो छोटी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ हाइट। और उसने एक चीज बोल दी, ए इज द टॉलेस्ट अमंग द 4। अब इस बात को समझो, उसने क्या लिखा है, हस्बैंड अपनी वाइफ से हाइट में बड़ा है, बिल्कुल ठीक बात है, और ए टॉलेस्ट है। क्या होगा इसका मतलब, यानी कि ए मेल होगा। समझ पा रहे हो, जैसे मान लो 2 मेल है और 2 फीमेल है, बिल्कुल ठीक बात है। और उसने ये बता दिया कि ए टॉलेस्ट है, तो भैया ए तो मेल ही होगा ना, तभी तो वो टॉलेस्ट होगा। फीमेल थोड़ी हो सकती है, अगर फीमेल टॉलेस्ट होती तो उसका वाइफ उससे लंबा कैसे होता। समझ गए। तो पहली बात तो हमें ए का पता लग गया कि सर ए क्या है, सर ए है एक मेल। ठीक है, और ए है टॉलेस्ट। ठीक है, तो ठीक है चलो। दूसरा कह रहा है सी इज टॉलर देन बी। अब सी और बी का मुझे जेंडर नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि सी इज टॉलर देन बी। ओके सर, इसने एक चीज और बता दी, डी क्या है, बी का भाई है। तो क्या मुझे सर डी का जेंडर मिल गया, पहले बताओ। डी इज बीज ब्रदर, क्या डी का जेंडर मिल गया, बिल्कुल। डी बी का भाई कैसे होगा, अगर डी मेल होगा। अब आप एक चीज नोटिस करो, मुझे पास ए का जेंडर पता है मेल, डी का जेंडर पता है मेल, तो सी और बी क्या हुए, सर सी फीमेल होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको सर्कल बना लो, सी ऑटोमेटिकली फीमेल हुई, बी भी, क्योंकि लिखा है ना 2 मैरिड कपल्स, तो 2 मेल मेरे पास आ चुके थे, तो बाकी के 2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी। लॉजिक क्लियर, चारों के जेंडर मिल गए, बिल्कुल ठीक है। एक चीज उसने और बात करी, डी जो है ना, जो डी है वो इस बी का क्या है, भाई है। तो यानी कि बी और डी क्या हुए, भाई बहन हुए। अगर डी और बी भाई बहन है तो भाई बहन में यहां से शादी थोड़ी होती है। ठीक है, कुछ जगह पे होती है, आई अंडरस्टैंड, पर हम जनरली अज्यूम करते हैं कि भाई और बहन की शादी नहीं होती। तो मुझे एक बात बताओ, उसने अगर लिखा है 2 मैरिड कपल्स हैं, तो मुझे बताओ डी की शादी बी से हुई नहीं, क्योंकि डी और बी तो भाई बहन है, और ए तो भाई मेल रहे, तो डी की शादी किसके साथ हुई होगी। आप बोलोगे सर जो बच गया, बच गया कौन, सी। और बी की शादी किसके साथ हुई होगी, बी की शादी हुई होगी आपके ए के साथ। तो ये है दरअसल में रिश्ता, ए और बी हस्बैंड वाइफ है, ए मेल बी वाइफ। डी और सी हस्बैंड वाइफ है, डी मेल सी, मतलब डी हस्बैंड सी वाइफ, और डी और बी भाई बहन है। गेटिंग इट। अगर ये बातें समझ आ गई हैं तो हमें ये तो पता है कि सर ए सबसे लंबा है, राइट। और ए किससे लंबा होगा, ए अपनी वाइफ से लंबा होगा, तो इससे पता लग गया ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, और डी सी से लंबा होगा क्योंकि डी इज द हस्बैंड ऑफ सी। और मुझे ये क्या दे रखा है, बीच में दे रखा है कि सी इज ग्रेटर देन बी। तो दरअसल में ना इन तीनों को 1 2 3 इनको कंबाइन करोगे, यू विल रियलाइज कि ए इज ग्रेटर देन डी, डी इज ग्रेटर देन सी, एंड सी इज ग्रेटर देन बी। ये रिलेशनशिप आएगा इन टर्म्स ऑफ हाइट। मैंने आपको इन सब चारों का जेंडर भी बता दिया, कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है, कौन किसकी वाइफ है, वो भी बता दिया, एंड उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप भी बता दिया। अब जो भी वो पूछ रहा है हमें पता लग जाएगा। अब देखो इसने पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, क्या करेक्ट नहीं है। पहला कह रहा है कि सब आपस में एक ही फैमिली का हिस्सा है, बिल्कुल है, भाई बहन है ना, ये देखे भाई बहन है, हस्बैंड वाइफ है, तो ये बात तो ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा। वो कह रहा है बी इज द शॉर्टेस्ट अमंग द 4, सर ये भी ठीक है, बी की हाइट सबसे कम है, यस। सी इज टॉलर देन डी, नहीं 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 सर, सी टॉलर कैसे हो सकती है डी से, डी उसका हस्बैंड है, हस्बैंड से वाइफ छोटी होती है। तो दरअसल में जो इनकरेक्ट है ना सर, इनकरेक्ट ये है, क्योंकि डी टॉलर है सी से, ना कि सी। और ए बी का हस्बैंड है, यस यस, वो हमने डिटर्मिन कर ही लिया। तो एक्चुअली ऑप्शन ए बी और डी ठीक थे, ऑप्शन सी इनकरेक्ट था, तो इसका सी आंसर सही आंसर आएगा। समझे, एक भी आपने लाइन मिस करी, एक भी कंडीशन आपने मिस करी, आपका जवाब नहीं आएगा। तो बहुत ध्यान से किया करो,
इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियोस देखना अच्छी बात है, देखो, पर जब तक आप अपने हाथ से इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू विल ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व इन द रियल एग्जाम। समझे? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि इसको बाकी लेक्चर्स की तरह मत देखो कि लेट के देख रहे हैं या फिर ऐसे रिलैक्स करते हुए देख रहे हैं, नहीं, थोड़ा अपने हाथ में पेन पेपर उठा लो, तब इसका ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। आओ चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये भी इजी है, ठीक है, इसमें भी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इजी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ही दे रहा हूँ, जो मुश्किल मुझे लगेंगे ना वो मैं आपको खुद प्रैक्टिस करता हूँ। दिस इज ऑल्सो होमवर्क टू यू। इसका आंसर भी आपको मेरी टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट एक ही है, ठीक है, उसके दो पार्ट्स हैं, तो ये भी आपका होमवर्क ही है, उसी क्वेश्चन से बन जाएगा। अब थोड़े से एक दो क्वेश्चन हमें देखने हैं, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन और हैं, तो इसमें एक बार कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर सॉल्व? यहां देखो क्या करें, यहां पर ना ये एक्सप्रेशन है आपके पास p प्लस आर माइनस क्यू, और दे रखी हैं कुछ स्टेटमेंट्स। पहले इसको तोड़ लेते हैं। जैसे पहले इतना देखो, p प्लस आर का मतलब क्या होगा, लिखा हुआ है उसने, इसका मतलब है a इज द सन ऑफ b। तो p प्लस आर का मतलब क्या हुआ, p इज द सन ऑफ r। देखो r का जेंडर नहीं पता मुझे, नहीं, या मतलब इतना देखने के बाद r का जेंडर नहीं पता, पर इतना पता है p इज द सन ऑफ r, तो मैंने ये बना दिया। फिर आगे देखो, इतना पढ़ो, ये क्या है, r माइनस क्यू। r माइनस क्यू क्या होगा, r इज द वाइफ ऑफ q, r इज द वाइफ ऑफ q, ठीक है, r इज द वाइफ ऑफ q, r वाइफ है तो अकॉर्डिंगली q अपने आप इसका हस्बैंड हो जाएगा, ये बना। अब देख लो क्या कौन सी स्टेटमेंट ठीक रहेगी। पहले में कह रहा है वो q इज द सन ऑफ p, क्या कह रहा है वो, q इज द सन ऑफ p, q p का बेटा थोड़ी है, q तो p का पिताजी है, पहला गलत। q इज द वाइफ ऑफ p, नहीं, q तो r का हस्बैंड है। q इज द फादर ऑफ p, बिल्कुल, ये p है, ये p का फादर q, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको ऐसे आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। प्लीज इसको ट्राई करना एंड मुझे कमेंट्स में आप इसका आंसर भी बता सकते हो। क्लियर है ये बात? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, हाँ जी। आ जाओ फिर। अब ये 2-3 क्वेश्चन जो आखिरी वाले क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से टफ क्वेश्चन हैं, बट चिंता नहीं करनी, करेंगे हम एक एक करके इसको भी। समझो इस बात को। P, Q, R, S, T and U are 6 members of a family. R is the spouse of Q, U is the mother of T and S is the daughter of U, P's daughter is T and R son is P. There are 2 couples in the family. ठीक है, फैमिली में कितने कपल हैं? 2 कपल हैं, और ये एक ही फैमिली के 6 मेंबर्स हैं। आर पी का स्पाउस है। देखो जब उसने बात कर दी ना स्पाउस की, इससे हमें पता नहीं लगेगा जेंडर, समझे हो? आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू, तो मतलब ये आपस में इनका रिलेशनशिप है, पर कौन किसका, कौन मेल है कौन फीमेल है हम नहीं डिटरमिन कर सकते, बस इनका आपस में रिश्ता है। रिश्ता मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है ना, उसको स्पाउस वाला रिश्ता आप कह सकते हो, सिमिलर टू दैट होता है, ठीक है। यू इज द मदर ऑफ टी, तो एक काम करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। यू इज द मदर ऑफ टी, ये रहा टी, टी की मदर है यू, तो यू का जेंडर मुझे पता था, यू मदर है ना टी की, तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू। अब देखो इतना मैंने जब पढ़ा, यू इज द मदर ऑफ टी, वो तो मैंने निकाल लिया, फिर आगे लिखा है एस इज द डॉटर ऑफ यू। यू रही यही है, इसकी डॉटर है, तो कहीं ना कहीं टी की बहन रही होगी एस, ठीक है। एस इज द डॉटर ऑफ यू, राइट, तो ये एस इस तरह से बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, ये भी बात समझ आई। अब एक चीज और लिखी है, पी's डॉटर इज टी। अब आप लोग सोचोगे सर मैंने तो यू की डॉटर टी बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जो पी होगा ना, पी इसका क्या हो गया सर, पी इसका हस्बैंड था, गेटिंग इट। और क्या लिखा है, पी's डॉटर इज टी, तो टी का जेंडर भी मेरे पास पता लग गया। एंड आर का सन इज पी, आर का सन इज पी, आर मतलब इसके ऊपर आएगा, मैं आर इसके ऊपर आएगा ऐसे, आर का सन इज पी। तो इस तरह से आपका कुछ बना, और साथ में ये लिखा था आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू, तो आर और क्यू का भी ऐसे आपस में कर्व वाला रिश्ता है, यानी कि ये भी हस्बैंड वाइफ है, गेटिंग इट। तो मैंने देखो समझो इस बात को क्या किया, मेरे पास था कि यू इज द मदर ऑफ टी, तो उससे ये बना दिया। टी का जेंडर मुझे पता नहीं था, पर पी's डॉटर इज टी से मुझे टी का जेंडर मिल गया, और यहाँ पे लिखा था पी's डॉटर इज टी, और यहाँ मेरे पास यू डॉटर इज टी था, तो उन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप आ गया। तो इस तरह से मैंने ये अपना फैमिली ट्री बना दिया।
अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला कह रहा है क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी। क्या ये बात ठीक है? सोचो, ये आपका टी है, टी के लिए यार क्यू जो है ना वो ग्रैंड वाले रिलेशनशिप में है, पर क्यू का मुझे जेंडर नहीं पता। हो सकता है क्यू मेल हो तो उसमें क्या बनेगा, ग्रैंडफादर, पर हो सकता है क्यू फीमेल हो उसमें वो ग्रैंड मदर बन जाएगी। तो एक्चुअल में ना ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये दोनों अपने आप में गलत हैं, क्योंकि दोनों के हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते, या तो ग्रैंडफादर होगा या ग्रैंड मदर होगा। ये यूपीएससी देखो 2022 में पूछा, आपके सामने ही है, ठीक है ना। बच्चे इसका ऑप्शन ए लगा के आ गए थे, क्योंकि उन्होंने मेरी क्लासेस नहीं देखी। मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूं कि जब तक आपको किसी का जेंडर नहीं दिया, आपको अपने रैंडमली दिमाग में ज्यूम नहीं करना। बच्चों ने खुद अपने दिमाग से ज्यूम कर लिया इनके जेंडर्स और आंसर करा है तो गलत हो गया। नहीं, साफ साफ है कि टी के लिए ना जो क्यू है या तो ग्रैंड मदर होगी या ग्रैंड फादर होगी। वी कैनॉट से दिस विद सर्टेनिटी। पर एक बार ऑप्शन डी पढ़ो, टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। अब क्यू का कुछ भी जेंडर हो, अगर मेल हुआ ना टी, तब भी टी क्या है, ग्रैंड डॉटर। क्यू फीमेल हुई तब भी उसके लिए ग्रैंड डॉटर ही है। डू यू गेट इट दिस पॉइंट? ठीक है ना। जैसे आपके दादा, आपके अगर आप लेट्स से आप एक फीमेल हो, तो चाहे आपके दादाजी चाहे आपके लिए दादी जी, दोनों के लिए क्या हुए, आप उनकी पोती ही हुए। आपके लिए दादाजी अलग हैं, दादी जी अलग हैं। डू यू गेट दिस पॉइंट? तो इसलिए ए और बी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। बहुत बहुत ध्यान से करने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ, आपको लगेगा आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, पर आपने वो गलत क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। क्या ये बात ठीक है? बहुत बच्चों को कंफ्यूजन आती है इसमें, तो मैंने वो क्लियर कर दी कि ए और बी क्यों गलत है। आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखो क्या कह रहा है, अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशन, 2 जनरेशन की फैमिली है जिसके अंदर आपको 6 मेंबर देखने को मिलेंगे, पी क्यू आर एस टी एंड यू। ठीक है, और इसमें क्या है, 3 मेल और 3 फीमेल है। ठीक है, 2 मैरिड कपल भी हैं इसके अंदर एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग्स हैं। हर एक वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पे। और साथ ही साथ इसने कुछ बता रखा है कि यू इज पीज डॉटर एंड क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, टी इज एन अनमैरिड मेल एंड एस इज अ फीमेल। टफ लग रहा है, बट कोई बात नहीं, करेंगे सॉल्व। जो जो दिया है ना उसको सॉल्व करते हैं। जैसे यू क्या है, पी की डॉटर। यू क्या है सर, पी की डॉटर, ये बना दिया ऐसे, ये तो अब तक आपको सीख के होंगे। क्यू क्या है, आर की मदर इन लॉ। पर एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो, यहां पर उसने साफ साफ लिखा 2 ही जनरेशन है। तो दरअसल में ना एक लेवल ये, 2 लेवल ये, आपका पूरा ट्री बस 2 ही लेवल में खत्म होना चाहिए। यहां तीसरा लेवल नहीं बनेगा, वो साफ लिखा उसने 2 जनरेशन। तो आपका लेवल 1 और लेवल 2 इसी तरह से बनेगा। तो U इज पीस डॉटर इस तरह से बनेगा, और कहीं नहीं बना सकते। Q इज आर मदर इन लॉ। अब मुझे बताओ Q और R कहां डलेंगे? आप बोलोगे सर हमें इसका रिश्ता नहीं पता इनके साथ, बिल्कुल ठीक बात है, पर हमारे पास 2 ही लेवल हैं। तो एक्चुअल में ना Q को मुझे यहां पे बनाना पड़ेगा एंड R को मुझे यहां पे, और कहीं नहीं बन सकता, क्योंकि इनके बीच में इनको जनरेशन मानो जनरेशन 2 में डालना है मुझे। तो Q क्या है, Q है R की मदर इन लॉ। R का जेंडर मुझे नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। और देखो यहां पे इसने एक चीज और बताई, क्या बताई कि सर T इज एन अनमैरिड मेल एंड S इज अ मेल। तो एक्चुअल में ना जो T है और जो S है, ये दोनों क्या हुए, ये दोनों आपके मेल हो गए। पहली बात तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए, ठीक है, पहली बात तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए। दूसरी बात उसने एक चीज और बताओ, यहां पर इस फैमिली के अंदर ना हमें 2 मैरिड कपल्स चाहिए। क्या चाहिए सर, 2 मैरिड कपल्स। और इधर इन्होंने बता रखा है क्योंकि भाई साहब ये जो टी है ये तो अनमैरिड है। क्या मुझे बताओ आपके लिए ये चीज पॉसिबल होगी? क्योंकि यहां पे देखो ना अनमैरिड सिबलिंग्स यहां पे लिखा हुआ है, वो सिबलिंग्स कहीं ना कहीं आपको लेवल 2 पे ही आएंगे। लेवल 1 के ऊपर अगर आपने अनमैरिड सिबलिंग्स दिखा दी ना, तो आपके पास 2 मैरिड कपल बनेंगे ही नहीं। तो इस वजह से एक्चुअल में जो आपके पी होंगे ना, वो पी और क्यू के बीच में शादी हुई होगी, तभी जाके 2 लेवल्स के अंदर आप इसको कंप्लीट कर पाओगे जहां पर 2 लोग आपके अनमैरिड भी हैं। क्या ये बात आपको समझ आई? ठीक है ना, 2 मैरिड कपल 2 जनरेशन के अंदर आप तभी डोनेट कर पाओगे अगर इनके बीच में आपस में रिश्ता होगा। अब आप एक चीज और नोटिस करो, पी एक मेल है, टी और एस 2 मेल हैं, तो 3 मेल तो हमारे कंप्लीट हो गए ना, एक मेल ये और 2 मेल ये, 3 मेल तो हमारे कंप्लीट हो गए। तो एक्चुअल में इसके अलावा जो भी बाकी हैं वो सारे फीमेल ही होंगे। तो यानी कि आर क्या हुई सर, आर एक फीमेल हुई। पहली बात ये, ठीक है। अब मुझे बताओ कि बाकियों को कैसे बना सकते हैं।
अब इतना तो हमें समझ आ गया। आर क्या है, देखो आर है इनकी डॉटर इन लॉ, लिखा ना क्यू इज, जो क्यू है मतलब सॉरी, हाँ आर डॉटर इन लॉ, अब तो उसका रिलेशनशिप भी पता लग गया। अब आर की ना किसी के साथ शादी हुई होगी, बताओ किसके साथ, किसके साथ हुई होगी सर, यू के साथ तो हो नहीं सकती, यू तो ऑलरेडी फीमेल है, आर भी एक फीमेल है सर, इसके साथ उसने लिखा है टी एक अनमैरिड है, टी एक अनमैरिड है, तो टी के साथ भी शादी नहीं हुई होगी, तो शादी हुई किसके साथ होगी, शादी हुई होगी आपकी एस के साथ। सिर्फ बचा एक एक्स है, क्योंकि हमें दो दो शादियां दिखानी है ना यहाँ पे, टू मैरिड कपल्स, वो तभी पॉसिबल है क्योंकि एस के साथ उसकी शादी हो। अब आप लोग सोचेंगे सर फिर आप इसको कैसे बनाओगे, आप एस को कैसे कहाँ पे बनाओगे, सॉरी टी को कैसे बनाओगे, टी का नहीं पता हमें कहाँ बनाएंगे। टी के बारे में देखो, हो सकता है यहां पर भी हो सकता है, टी आपका यहां पर भी हो सकता है इस लेवल के ऊपर, टी के बारे में हम नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली, ठीक है, पर उससे हमारा आंसर पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक बार बताओ, यहां पर कह रहा है आर इज यू का हस्बैंड, आर इज यू का हस्बैंड, नहीं भाई नहीं, ये तो आपके भाई बहन हुए, सॉरी बहन बहन हुए। आर इज एस की वाइफ, ये एस सी आर, बिल्कुल ये करेक्ट है, आर आपकी एस की वाइफ है। एस इज अनमैरिड, नहीं आपका अनमैरिड तो बता रखा है ना, एस आपका टी है अनमैरिड, तो ठीक है, ये तीसरा भी आपका करेक्ट हुआ, चौथा तो आपका इनकरेक्ट है ही है, तो दूसरा आपका आंसर इसका बन जाएगा। हाँ जी क्लियर है ये बात, ठीक है, ऑल ओके, गुड गुड गुड। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एक मैं चीज बता दूं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आई है ना, प्लीज एक बार यूट्यूब में आपके पास ऑप्शन होता है, मैं हर क्लास में बताता भी हूं, थोड़ा सा पीछे स्क्रॉल करके आप उसको दोबारा से रिविजिट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर कह रहा है कि एक फैमिली के अंदर 6 लोग हैं और नंबर ऑफ मेल इक्वल टू फीमेल, यानी कि अगर 6 लोग हैं तो 3 मेल होंगे 3 फीमेल होंगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब उसने एक चीज और मेंशन कर दी, ई एंड ए आर सन्स ऑफ एफ, यानी कि अगर एफ यहां पर है तो ए और ई ये क्या हुए, इसके सन्स, यानी कि ए और ई का मेरे पास जेंडर आ चुका है, राइट, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैंने यूज कर ली। डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, पता नहीं लग रहा सर कहां पे डालें, पर चलो कोई बात नहीं, यहां इसको यूज कर सकते हैं, बी इज द सन ऑफ ए, तो बी यहां पर आएगा, ठीक है। इसने साथ में कहा है देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल। अब मुझे एक चीज बताओ, इसने पहली स्टेटमेंट में एक बात लिखी थी कि 3 मेल है 3 फीमेल है, ये लिखे थे, 3 मेल तो मेरे सामने आ चुके हैं, आ चुके नहीं आ चुके, बिल्कुल आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी के जो 3 होंगे, चाहे वो एफ हो या फिर आपका सी हो और डी हो, ये सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे फीमेल ही बनेंगे अब, राइट, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अब नोटिस करो, हमें एक चीज बोली गई है, डी इज द मदर ऑफ 2, एक चीज हमें ये डी को कहीं पे प्लेस करना है, एंड साथ में उसने लिख दिया है कि एक ही शादीशुदा कपल है। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, अगर मैं डी को यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं एफ के साथ, क्या मैं बना सकता हूं, आंसर इज नो, नहीं बना सकता, क्यों, अरे डी भी एक फीमेल है और आपकी एफ भी फीमेल, इनके बीच में कैसे शादी हो सकती है, तो भैया डी यहां पर तो नहीं आएगा, बात सही है, ठीक है। अगर मान लो आप मुझे बोलोगे सर मैं हम डी कहीं यहां पे बना देते हैं, इनके साथ शादी करा देते हैं, अगर ऐसा हो गया ना, तो आपने उसमें क्या लिखा है, डी 2 बच्चों की मां है, ठीक है ना, डी इज द मदर ऑफ 2, जिसमें एक बॉय और एक गर्ल है, तो यहां पर 2 बच्चे बनेंगे इनके, तो भैया फिर 6 लोग नहीं, इस फैमिली में 7 लोग आ जाएंगे, तो भाई डी यहां भी नहीं आएगा। अब आपके दिमाग में आएगी एक चीज, सर डी को यहां पे ई के साथ शादी करा देते हैं डी की, तो फिर से डी के 2 बच्चे होंगे, फिर से 7 लोग हो जाएंगे फैमिली के अंदर, तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर डी इज द शादी विद ए। जैसे ही ए और डी की शादी होगी, आप बड़े आराम से कह सकते हो कि चलो ठीक है, डी 2 बच्चों की मां है, कोई दिक्कत नहीं, एक बी हो जाएगा उसमें, और दूसरा यहां पे एक बी की जो बहन हो जाएगी, कौन, सी। द ओनली पॉसिबल सिनेरियो दैट फिट्स द ऑल द कंडीशन इज दिस, जो आपके सामने यहां पे मैंने बनाया है, गेटिंग इट, तो ओनली रिलेशनशिप इस तरह से फिट बनेगा, और कोई भी पॉसिबल सिनेरियो आपका फिट नहीं हो रहा। अगर आपने ये कर लिया है, फिर आप देख लो कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक कह रहा है। पहला कह रहा है ए बी सी तीनों फीमेल है, अरे नहीं, ए और बी तो, चलो आपसे, आपने ना मान लो ट्री नहीं बना, आपने यहां तो देख लिया था ना, ए लड़का है, आपने ये देखा ना ए इज द सन ऑफ एफ, तो आप पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत कर देते हैं कि कैसे फीमेल हो सकती है। और कह रहा है ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, हाँ ये बात ठीक है, ए हस्बैंड है डी का, ये बात ठीक है। ई एंड एफ आर चिल्ड्रन, नहीं, ई एंड एफ आर चिल्ड्रन, अरे एफ तो ऊपर बैठे हैं, तो कैसे चिल्ड्रन हो सकता है डी का, ये गलत है। एंड डी इज द डॉटर ऑफ एफ, नहीं, डी डॉटर इन लॉ है, ठीक है, डी एफ का बेटा है डी, एंड ए का हस्बैंड, सॉरी एफ का बेटा है ए की वाइफ है डी, तो डॉटर नहीं है, डॉटर इन लॉ की बात हो रही है।
क्लियर हुआ है क्वेश्चन? मुश्किल है, मुझे पता है ये थोड़े क्वेश्चन अगर थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप नहीं कर रहे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर स्टेप बाय स्टेप मैंने इसी वजह से आपको चीज़ें बनानी सिखाई हैं कि स्क्वायर क्या डिनोट करता है, सर्कल क्या डिनोट करता है, सिंपल लाइन क्या डोनेट करती है, एंड आपकी ये जो कर्व्ड लाइन होती है ये क्या डोनेट करती है, ये देखो, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में ना किसी को भी इस चैप्टर समझने में दिक्कत आई है, प्लीज जाके ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेना कि कैसे कैसे मैंने आपको जेंडर डिटरमिन करना सिखाया है, कैसे आपको यहाँ पे इस तरह से ट्री कैसे बनाना है, लेवल वाइज जनरेशन का मतलब क्या है, ये सारी मैंने चीज़ें आपको इसीलिए टाइम लेके समझाई थी ताकि आप ना जब इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करो उन क्वेश्चंस को करने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करनी थी। इनफैक्ट आपको मैं एक होमवर्क भी दे रहा हूं, ये 2019 का क्वेश्चन है, नॉट अ टफ क्वेश्चन, यू कैन डू दिस, दिस इज योर होमवर्क। प्लीज ट्राई करो, कमेंट से मुझे इसका भी आंसर चाहिए। मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के जो मैंने आपसे आज क्वेश्चंस पूछे, जो आपको होमवर्क दिए, ये सारे का आंसर मैं पीडीएफ के साथ मेरे जो टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर PW, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं सारे आंसर्स के डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप वाला, ये आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।